नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। संकल्प सप्ताह का आगाज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आकांक्षी ब्लॉकों के लिए हफ्ते भर चलेगा कार्यक्रम। भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम का आयोजन। पंचायत और ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। बता दें कि इसके बाद पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि शनिवार को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे। उससे पहले बता दें कि वो जनसभा को भी वहां पे जाके संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के निकलने से पहले 10 बजे संकल्प शपथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। पीएमओ के मुताबिक पीएम मोदी सुबह 10 बजे मंडपम में देश में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह पर जो चलने वाला है विशिष्ट कार्यक्रम, उसकी शुरुआत आज करेंगे। भारत मंडपम में इसकी शुरुआत होने जा रही है और कार्यक्रम का आयोजन वही हुआ है। संकल्प सप्ताह आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ है और राष्ट्रीय व्यापी कार्यक्रम 7 जनवरी 2023 को पीएम मोदी ने ये लॉन्च किया था और इसका उद्देश्य है कि नागरिकों के जीवन में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर गवर्नेंस में सुधार करना है और इसे देश के 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में लागू किया जा रहा है। तो आज से इसका शुभारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा इसकी शुरुआत की जानी है। पंचायत और ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधि भी इसमें शिरकत करेंगे। तो 10 बजे ये कार्यक्रम होने जा रहा है और इसके बाद पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बता दें कि भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पंचायत और ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां संकल्प सप्ताह का आज से आगाज होने जा रहा है और बता दें कि इसे देश के 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉक में लागू किया जाना है। तो भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम 7 जनवरी 2023 को पीएम मोदी ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य है कि नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है और ब्लॉक स्तर की गवर्नेंस में सुधार लाना है और इसी संकल्प से अब इसकी शुरुआत होने जा रही है। आकांक्षी ब्लॉकों में तक ये जाएगा। भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तमाम जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। और छत्तीसगढ़ दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिलासपुर में परिवर्तन महासंकल्प रैली में होंगे शामिल। परिवर्तन महासंकल्प रैली को संबोधित कर देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अहम जानकारी, आज बिलासपुर के दौरे पर यानी कि छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले प्रधानमंत्री और वहां पे परिवर्तन महासंकल्प रैली में शामिल होंगे। बता दिए दौरा उनका काफी अहम है और 3 महीने में इनके 3 दौरे हो चुके हैं। अगले 2 महीने में चूंकि चुनाव है, इसलिए प्रधानमंत्री मोर्चे पर तैनात नजर आ रहे हैं। बता दें कि दोपहर का वक्त बताया जा रहा है जब पीएम मोदी रायपुर के लिए रवाना होंगे और वहां पे कार्यक्रम कई ऐसे जिनमें शिरकत करेंगे। तैयारी काफी दिनों पहले से चल रही थी और अब आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री जाएंगे, महासंकल्प रैली में शामिल होंगे। संबोधन भी वो अपना देंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव है और ऐसे में बीजेपी मोर्चे पर तैनात नजर आ रही है। इससे पहले गृह मंत्री के भी कई दौरे छत्तीसगढ़ में रह चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे छत्तीसगढ़। बिलासपुर में उनका ये पूरा कार्यक्रम है। परिवर्तन महासंकल्प रैली में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार सत्ता की कुर्सी उनको मिल जाए और एक के बाद एक दौरे तमाम बड़े नेताओं के हो रही हैं, जनप्रतिनिधियों के हो रहे हैं। और इसी संदर्भ में देखिए आज प्रधानमंत्री पहुंचेंगे छत्तीसगढ़। गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। अहमदाबाद में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। तो गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर रहने वाले हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। अहमदाबाद में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बता दें कि उनके द्वारा संबोधन भी दिया जाएगा। कई कार्यक्रम ऐसे जिनमें शिरकत करेंगे वो। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी अहमदाबाद में करेंगे। तो महत्वपूर्ण दौरा उनका माना जा रहा है। गुजरात दौरा, इससे पहले हमने देखा था कि प्रधानमंत्री गुजरात दौरे पर थे। अब गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर रहने वाले हैं। बता दें कि ये गुजरात दौरा उनका अहम है। अहमदाबाद में कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें शिरकत करेंगी। कई परियोजनाओं
का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और ज्ञानवापी केस में व्यास जी के तहखाने पर सुनवाई होने जा रही है। मालिकाना हक को लेकर जिला कोर्ट में सुनवाई आज है। विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के वकील आज रखेंगे अपना पक्ष। तो ज्ञानवापी केस में व्यास जी के तहखाने को लेकर सुनवाई होने जा रही है। मालिकाना हक को लेकर जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज जिला कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के वकील आज अपना पक्ष रखेंगे और हिंदू पक्ष जो है उसको सुनेगा कोर्ट। बता दें कि आज जिला कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। तो मालिकाना हक को लेकर ये जिला कोर्ट सुनवाई करने वाला है आज। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई होने जा रही है जिला कोर्ट में। विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के वकील आज अपना पक्ष रखेंगे कोर्ट में। ज्ञानवापी केस में व्यास जी के तहखाने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसको लेकर सुनवाई आज जिला कोर्ट में होने वाली है। तो जिला कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है आज, और ये सुनवाई काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपको बता दें, विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के वकील आज अपना पक्ष रखेंगे। तो मालिकाना हक को लेकर जिला कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है और विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के वकील आज अपना पक्ष रखेंगे। और ये सुनवाई काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही। हो सकता है कि आज फैसला आए। अगर फैसले से दोनों में से किसी भी पक्ष को नागवार गुजरा तो वो आगे यानी कि हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और एशियन गेम्स में भारत के हाथ लगी है एक और कामयाबी। लंबी कूद के फाइनल में पहुंचे हैं भारत के मुरली श्रीशंकर। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एशियन गेम्स में एक के बाद एक भारत कामयाबी हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और लंबी कूद के फाइनल में पहुंच चुके हैं भारत के मुरली श्रीशंकर। बता दें कि एशियन गेम्स लगातार जारी है और एक के बाद एक जो हुनर है वो भारत के लगातार निकल के सामने आ रहे हैं। और इसी संदर्भ में देखिए, एक और जो कामयाबी है वो मिल चुका है भारत को। एशियन गेम्स में एक बार फिर से भारत ने अपना परचम लहराया है, कामयाबी हासिल की है। एशियन गेम्स में भारत के हाथ एक और बड़ी कामयाबी लगी है। लंबी कूद के फाइनल में पहुंचे हैं भारत के मुरली श्रीशंकर। तो फाइनल में पहुंच चुके हैं मुरली श्रीशंकर और कहा यह जा रहा है कि गोल्ड ये भी ला देंगे कि जिस तरीके से बाकी खिलाड़ी एक के बाद एक गोल्ड लेके आ रही हैं। और ये उम्मीद भी मुरली श्रीशंकर से लगाई जा रही है कि मुरली श्रीशंकर गोल्ड ला सकते हैं भारत के लिए। तो एक के बाद एक गौरवान्वित करने वाला पल निकल के सामने आ रहा है। अब देखिए, लंबी कूद में फाइनल में पहुंच चुके हैं मुरली श्रीशंकर। तो मुरली श्रीशंकर ने फाइनल में एंट्री मार ली है। अब देखना होगा कि फाइनल में वो क्या लेके आते हैं, क्योंकि मेहनत तमाम खिलाड़ी कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर। कोशिश यही है कि भारत को एक बार फिर से गोल्ड दिलाया जाए। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज एक दिवसीय बीकानेर दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम कई विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। वहीं रानी बाजार अंडर ब्रिज के साथ अन्य कार्यों का लोकार्पण करेंगे। साथ ही विजन 2023 को लेकर संवाद भी करेंगे, जिसको लेकर जिला कांग्रेस इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। बता दें कि बीते दिन जिला कांग्रेस पदाधिकारी इसको लेकर बैठक किए थे और जिसमें बैठक में राजस्थान सरकार कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री का मकसद बहुत साफ और सीधा है। सीएम राजस्थान खुशहाल प्रदेश बनाना चाहते हैं। हमारा फर्ज है कि हम सीएम अशोक गहलोत की इस यात्रा को सफल बनाएं।
और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली के लिए विंटर एक्शन प्लान तैयार किया है। सर्दियों में होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने 15 पॉइंट का एक्शन प्लान जारी किया है। इसके तहत कई नियम बनाए गए हैं। सर्वाधिक प्रदूषण वाले 13 हॉटस्पॉट की पहचान की है, तो खुले में कूड़ा जलाने पर भी रोक और पटाखों पर बैन जैसे कदम उठाए गए हैं। पराली के लिए बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। दिखाता है कि 6-7 महीने में जो भी स्टेप्स लिए गए थे उससे 30% उसके पहले साल के मुकाबले 30% पराली कम जली थी। ये सरकारी आंकड़े बताते हैं। इस साल भगवंत मान सरकार ने कई सारे स्टेप्स उठाए हैं। एक है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, कि आप चावल की जगह दूसरी क्रॉप उगाइए, उससे पानी भी बचेगा पंजाब का और उससे स्टबल बर्निंग भी वो होगी। XC2 मैनेजमेंट जो है स्टबल बर्निंग का, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ कंपनीज ने आगे आके, इंडियन ऑयल है, एक जर्मन कंपनी है, उन लोगों ने आगे आके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को, जैसे इंडियन ऑयल ने शायद संगरूर को अडॉप्ट किया है, तो वो पूरी की पूरी उस डिस्ट्रिक्ट में जितनी स्टबल होगी वो उसको खुद लेके जाएंगे ट्रांसपोर्ट, और उसको बिजली में या खाद में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह के कई सारे और स्टेप्स लिए गए हैं। पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के प्रति कमिटेड है और आम आदमी पार्टी बिल्कुल किसी भी हालत में इंडिया अलायंस से अलग नहीं होगा और अलायंस के धर्म को निभाने के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। कल मैंने सुना था कि नशे की वजह से किसी पर्टिकुलर नेता या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मेरे पास डिटेल्स नहीं है, डिटेल्स के लिए आपको पंजाब पुलिस से बात करनी पड़ेगी। दे कैन ओनली प्रोवाइड यू द डिटेल्स ऑफ द केस, व्हाई ही वाज अरेस्टेड एटसेट्रा। तो केजरीवाल का विंटर एक्शन प्लान, सर्दियों में होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए विंटर एक्शन प्लान केजरीवाल लेके आए हैं। ओपनिंग बर्निंग वाहन प्रदूषण, पराली जलाने पर रोक रहेगी। राजधानी में प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। प्रदूषण की निगरानी के लिए 13 टीमें बनाई गई है। ये हर साल वो प्लान लेके आते हैं, वही एक प्लान इस साल भी लेके आए हैं। धूल व खुले में कूड़ा जलाने पर सख्ती होगी। बता दें, सर्दियों में होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए विंटर एक्शन प्लान की घोषणा जो है केजरीवाल की है। इसके तहत ओपनिंग बर्निंग वाहन प्रदूषण, पराली जलाने पर रोक होगी, पटाखों पर भी रोक होगी। राजधानी में प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट ऐसे चिन्हित किए गए हैं। प्रदूषण की निगरानी के लिए 13 टीमें बनाई गई, यानी कि 13 टीमों को मोर्चे पर तैनात किया जाएगा। धूल व खुले में कूड़ा जलाने पर भी सख्ती होगी। तो ये तमाम वो बातें हैं, वो पॉइंट्स हैं जो कि विंटर एक्शन प्लान के तहत सीएम केजरीवाल लेके आए हैं, उनकी सरकार लेके आई है। हर साल दिल्ली की वो तस्वीरें देखने को मिलती है जब ठंड के समय में हर तरफ सिर्फ धुआं प्रदूषण नजर आता है, खासकर दिवाली के बाद, और इसलिए पटाखों पर भी रोक लगाई गई है। कई ऐसे हॉटस्पॉट एरिया है जिनको चिन्हित कर लिया गया है और 13 टीमें भी बनाई जाएगी। तो ओपनिंग बर्निंग वाहन प्रदूषण, पराली जलाने पर विशेष रोक रहेगी और राजधानी में प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। 13 हॉटस्पॉट को पहचान लिया गया है। प्रदूषण की निगरानी के लिए 13 टीमें भी यहां पे तैयार की जाएगी। धूल वोल खुले में कूड़ा जलाने पर सख्ती होगी। कोई भी धूल या फिर खुले में कूड़ा नहीं जला सकता। सर्दियों में होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए ये विंटर एक्शन प्लान लेके आई है केजरीवाल सरकार। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि जब आपको ऐसा मुख्यमंत्री मिलता है जो प्रशासन को अपना कर्तव्य निभाने के बजाय लोगों को दोषारोपण करता है, तो अपराधियों को बढ़ावा मिलता है। जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा कि जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए बलात्कार की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, जिसका मतलब है कि सरकार और पुलिस के बजाय लोग खुद जिम्मेदार है। जिम्मेवार है, क्योंकि बलात्कारियों को अगर आप शरण देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई कमजोर होगी, तो लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ेंगी। और जब आपको कोई मुख्यमंत्री ऐसी मिले जो कि सरकारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसको जिम्मेवार या उसको कार्य के प्रति प्रतिबद्ध करने की बजाय लोगों को ब्लेम करे, तो उनका हौसला बढ़ता है। जैसे इस समय पर ममता दीदी ने कहा
कि पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए रेप का इंसिडेंट बढ़ रहा है। अब पिछले 2022 के अंदर क्लास 4 की बच्ची के साथ इस तरीके की घटना घटी। तो मैं जानना चाहती हूं आपके माध्यम से कि सरकार इस केस में कुछ काम करने वाली है या बाकी किसी को भी ब्लेम करने वाली है। इनके नेता आकर उसके ऊपर लीपापोती का काम करते हैं। जब ऐसी भी अभाग्यपूर्ण घटना घटती है तो ऐसी घटना में ना तो I.N.D.I.A वाले कुछ बोलते हैं, जैसे कि और PHDCCI के 118वें वार्षिक सत्र 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि G20 चंद्रयान 3 की सफलता, मिशन आदित्य L1 और महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना, इन सभी घटनाओं ने देश को नई ऊर्जा से भर दिया है। देश ने 75 साल का सफर पूरा कर लिया है और बीते दिनों 75 वर्षों में हमने हर क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की है। हमने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को साबित किया है। तो हर क्षेत्र में प्रथम बनने का हमारा समय आ गया है और मैं मानता हूं कि इसीलिए PhD की भी भूमिका बहुत अहम आने वाले अमृत काल के अंदर होने वाली है। आपका 118वां सेशन ये आने वाले वर्षों में देश के ट्रेड और इंडस्ट्री की दिशा और दशा दोनों को निर्धारित करने के लिए निर्णायक होना चाहिए और इसीलिए मैं तो बधाई देना चाहता हूं टीम को। इन्होंने थीम रखा है उभरता हुआ भारत और यही समय है, सही समय। मित्रों, आज जब हम यहां पर मिल रहे हैं आपके एनुअल सेशन के अंदर, ये हमारे अमृत काल की शुरुआत है, अमृत काल की भोर है। आजादी से अब तक देश ने 75 साल की यात्रा करी है। हर क्षेत्र में ये 75 साल में हमने ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। क्रिटिक एनालिसिस करें तो भी हर क्षेत्र में हमने दुनिया में अपना लोहा मनाया है और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इस 75 साल में हमारे यहां डेमोक्रेसी के रूट्स पाताल से भी गहरे करने में हमें एज अ कंट्री ये नाते सफलता है। परंतु देश के प्रधानमंत्री जी ने जब 75 साल का हम महोत्सव मना रहे थे, तब अमृत महोत्सव के वक्त उन्होंने कहा था कि 75 साल का गौरवगान तो करना ही है, मगर 2047 15 अगस्त को जब आजादी के 100 साल होंगे तब देश कहां खड़ा होगा इसका लक्ष्य भी तय करना है और वो लक्ष्य को सिद्ध कर। और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, एक दलित बच्ची के साथ रेप हुआ, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अमित शाह मौन है, देश की महिला बाल विकास मंत्री मुहूर्त और समय देखकर सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ बोलती है, अब चुप है। एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी लीपापोती करने की कोशिश करी गई, उसको यूपी का बताने की कोशिश करी गई, उसको भिखारी और भिक्षुक बताने की कोशिश की गई। देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। बड़ा वंदन अपना करा रहे थे महिला आरक्षण बिल पास कराकर, देश के गृह मंत्री मौन है। एक महिला बाल विकास मंत्री है इस देश में, वो मुहूर्त और समय देखकर बोलती हैं सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी के खिलाफ। चुप है, महिला आयोग चुप है, एनसीपीसीआर की चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये बाल संरक्षण आयोग क्यों चुप बैठा हुआ है? ये सब लोग मौन हैं, ये सब लोग चुप हैं, लेकिन एक दलित बच्ची के साथ वो दुष्कर्म हुआ है जो अमानवीय है। और मध्य प्रदेश का प्रयोग क्या यूपी में भी होगा?
जब से एमपी में सांसदों को विधानसभा चुनावों की टिकट की गुगली बीजेपी ने डाली है, तब से एमपी के दिग्गजों के साथ ही यूपी में भी सांसदों की रातों की नींद नदारद है। बीजेपी का सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य तय है और ऐसे में कमल को खिलाने के लिए तैयार खाद में कोई भी मसाला कमजोर हो, ये बीजेपी के आलाकमान को मंजूर नहीं। इसलिए उम्रदराज सांसद कानपुर के सत्यदेव पचौरी से लेकर रीता बहुगुणा जोशी और हेमा मालिनी से लेकर संतोष गंगवार सभी के खेमे में संशय का दौर जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। में प्रयोग, यूपी में टेंशन, क्या एमपी वाला सियासी प्रयोग यूपी में भी होगा? यूपी बीजेपी सांसदों की क्यों बड़ी टेंशन? कई मौजूदा सांसदों का कट सकता है टिकट। तो मध्य प्रदेश की सियासत की तपिश उत्तर प्रदेश की सियासी फैजाओं में अब महसूस होने लगी है। भले ही बीजेपी आलाकमान ने दिल्ली से आदेश जारी कर मध्य प्रदेश के रण में अपने सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को विधायकी का टिकट थमाकर चुनावी मैदान में उतारकर सबको चौंका दिया, मगर अब इसका सियासी असर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश पर पड़ता हुआ दिख रहा है। आलम यह है कि कई सिटिंग सांसद और मंत्रियों का दिल अब इस गम से बैठा जा रहा है कि कहीं आलाकमान ऐसा ही कोई प्रयोग उत्तर प्रदेश में न कर बैठे, खास तौर पर वो सांसद जिनका परफॉर्मेंस बेहद खराब है या फिर औसत दर्जे का है। मध्य प्रदेश में टिकट वितरण के नए प्रयोग ने बीजेपी सांसदों की धड़कन को बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश बीजेपी नेतृत्व ने जिस तरीके से टिकट वितरण किया है, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी सांसदों की नींद उड़ा दी है। विशेष तौर पर उन सांसदों की जिनकी रिपोर्ट बीजेपी के आंतरिक सर्वेक्षण में पार्टी के अनुकूल नहीं आई है। ऐसे में इन सांसदों को डर है कि अगर इसी प्रयोग को बीजेपी ने आने वाले लोकसभा चुनाव में किया तो उनके नाम का कटना तय माना जा रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लोकसभा से 80 सांसद चुनकर आते हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव जीतने का लक्ष्य रखा है। बकायदा राज्य की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी एक साथ कई मोर्चों पर तेजी से काम करना शुरू कर चुकी है। आरएसएस भी एक्टिव हो चुका है। पार्टी का फोकस 2019 में हारी हुई 16 लोकसभा सीटों के साथ साथ उन सीटों पर भी है जहां से बीजेपी के सांसद लगातार जीत रहे हैं। खास तौर पर उन सीटों पर जहां से एक ही नेता ने लोकसभा का पिछला दोनों चुनाव जीता हो। ऐसे में बीजेपी सांसदों के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। और आप देखिए कि लगभग 19 साल में हमने मध्य प्रदेश के ऊपर और मध्य प्रदेश के चेहरे पर एक जो बदनुमा दाग लगा हुआ था बीमारू राज्य का, उसको हटाकर हमने उन्नत राज्य की श्रेणी में ला दिया। अब हमारा लक्ष्य क्या है कि इसको विकसित राज्य बनाना है और विकसित राज्य बनाने के लिए सबसे अच्छे हीरे हैं हमारे पास, हम डेफिनेटली उनसे काम लेंगे और यही हमको दिख रहा है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि हमें कल रात से जो कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया देख रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि वो तो एक ट्रोलर की तरह काम कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस मध्य प्रदेश का जो आधिकारिक वेरीफाइड अकाउंट है वो भी एक ट्रोलर के भांति काम कर रहा है। मैं तो उनसे कहता हूं कि हमारे पास नेता है, हमारे पास चेहरे हैं, हमारे पास नेतृत्व है, इसलिए हमको लगा रहे आपकी हैसियत हो तो उतारे दिग्विजय सिंह जी को, अरुण यादव को, सुरेश पचौरी को, क्यों नहीं उतारते हो चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से बहुत कठिन समय है। इंडिया गठबंधन में जिस तरह से लोगों का विश्वास बढ़ा है और जिस तरह से आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और महिलाएं सुरक्षा की समस्या को लेकर भयभीत हैं, वो दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तौर पर रूल करने के लायक नहीं है, वो राज करने के लायक नहीं है। इन्होंने लोगों से कहा था हम तुम्हें हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये उसमें असफल हुए। महंगाई के तो रिकॉर्ड टूट गए हैं। 450 का सिलेंडर आज 1150 तक का छू करके वापस 1000 पर आया है। तो ये फेल हो चुके हैं हर मुद्दे पे। अब इन्हें लगता है कि लोकप्रियता के आधार पे ये अपने केंद्रीय मंत्री जैसे बड़े बड़े मंत्रियों को विधायकी लड़वाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो ये एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से इनके लिए वाटरलू साबित होने वाला है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 62 और उसके सहयोगी अपना दल को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी।
मगर ये सच है कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं, लेकिन लोकल स्तर पर सांसदों की लोकप्रियता और जनता से उनका जुड़ाव भी जीत और हार तय करता है। बीजेपी इससे पहले भी कई बार तमाम राज्यों में नेताओं के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की धार को कुंद करने के लिए बड़े पैमाने पर अपने चुने हुए नेताओं का टिकट काट चुकी है और बीजेपी को इसका सियासी फायदा भी हुआ है। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या वाकई में एमपी वाला प्रयोग अगर उत्तर प्रदेश में भी हुआ तो फिर किस किस के विकेट गिरेंगे, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।